नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राधेश्याम क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं परमाणु एवं अणु क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु। आज हम इस चैप्टर के सारे टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। 2-3 पार्ट में इसका चैप्टर का वीडियो मिलेंगे आपको, हो सकता है एक पार्ट में खत्म हो जाए। तो चलिए आज के इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परमाणु एवं अणु में तो परमाणु क्या है दोस्तों? परमाणु क्या है? परमाणु किसी भी पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं कि आपका घर बना है, तो घर किससे बना है? घर बना आपका, जैसे कि ये घर है, ठीक है। घर किससे बना है आपका? ईंटों से, ठीक है। ईंट किससे बनी है? ईंट बस बनी है मिट्टी से, ठीक है। अब वो मिट्टी किन से बनी है? तो मिट्टी बनी है कणों से, छोटे छोटे जो कण हैं उनसे मिलकर मिट्टी बनी है। और वो कण किससे बने हैं? वो कण और छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे कणों से मिलकर बड़े बड़े कण बने और फिर मिट्टी बनी। मिट्टी से ईंट बनी, ईंट से घर बना और घर से भी हमने क्या और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, ठीक है। तो इसमें जो घर है अपना, उसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी? सबसे सूक्ष्मतम इकाई है ये छोटे छोटे कण, जिससे क्या बने? बड़े कण बने, बड़े कणों से मिट्टी बनी, मिट्टी से ईंट बनी। या फिर बोल सकते हैं हम कि घर की मूलभूत इकाई क्या है जिससे मिलकर घर बना? तो ईंट है, क्योंकि छोटी छोटी ईंटों से मिलकर ही तो घर बना है। तो इस घर के लिए ये ईंट क्या है? इसकी सूक्ष्मतम इकाई है जिससे मिलकर ये घर बना है। अब ईंट इन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, तो इसका मतलब परमाणु जो है, इसका मतलब देखो, घर को हमने तोड़ा तो ईंटें निकाल के तोड़ दिया, फिर ईंटों को तोड़ा तो मिट्टी मिली, मिट्टी को तोड़ा तो बड़े बड़े कण मिले, इनको तोड़ा तो छोटे छोटे कण मिले। अब ये जो छोटे छोटे कण हैं, इनको हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब ये जो कण है वो एक मूलभूत कण है, इनके और टुकड़े संभव नहीं है। तो यही अपना क्या होता है? परमाणु, ठीक है। प्रत्येक वस्तु जो इस संसार में मौजूद है वो सब किससे मिलकर बनी है? परमाणु से मिलकर बनी है। अब परमाणु क्या है? परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम यानी कि छोटे से छोटा कण, सूक्ष्मतम कण है जिसके टुकड़े, जिसके और टुकड़े, ठीक है, ये टुकड़े संभव ना हो, संभव नहीं हो। यानी कि परमाणु क्या है? परमाणु वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते, हम उसको और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते। तो वो क्या है? वो परमाणु होता है जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह सबसे छोटा से छोटा कण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो ये थी परमाणु की मोटे मोटी तौर पर परिभाषा। उसके बाद आपकी बुक के अंदर टॉपिक दे रखा है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम के अंदर टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अब हम उसको पढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, परमाणु की खोज के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए थे, डॉल्टन, रदरफोर्ड, बोर, सब ने। तो हम पहले पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंदर आपको कुछ याद नहीं रखना। अगर आपको कोई पूछे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो आपको मोटे मोटे तौर पर सीधा लिख कर आना है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ये मैं सीधी इसकी परिभाषा बता रहा हूं, यही लिखनी है आपको एग्जाम में अगर कोई पूछे तो। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखना है? इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसका मीन्स क्या हुआ अभी हम समझते हैं। यानी कि किसी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
जो द्रव्यमान है उसको न तो हम सर्जन कर सकते हैं, यानी कि न तो द्रव्यमान नया बना सकते हैं और न ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके अंदर द्रव्यमान जो मास है, द्रव्यमान उसको न तो हम नया बना सकते हैं न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। उसका द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, सुरक्षित रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये कैसे, जैसे कि कोई भी अभिक्रिया है उसके अंदर मान लो हम एक अभिक्रिया लेते हैं, कौन सी अभिक्रिया लें, कोई भी अभिक्रिया, उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर है अपना Na प्लस Cl-, तो इस अभिक्रिया में हमें क्या मिलेगा, Na+ और Cl- जुड़ के बनता है NaCl। तो देखो यहाँ Na और Cl का जो मास यहाँ पर होगा, जो मास यहाँ पर होगा वो का वो मास यहाँ पर भी होगा, यानी कि द्रव्यमान कुल मिला के है वो सुरक्षित रहने वाला है। ठीक है, तो ये वाला कुछ ऐसे इस प्रकार से उदाहरण है। कुल मिला के आपको याद रखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो है उसको न तो हम नष्ट कर सकते हैं न ही बढ़ा सकते हैं नया, वो हमेशा फिक्स एवं सुरक्षित रहता है, नियत रहता है। वही क्या है, अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, समझ में आया हो तो बोलो, नहीं आया हो तो कमेंट में लिख दो फटाफट के ये हमें समझ में नहीं आया है, इसको छाप लो। ठीक है दोस्तों, तो ये आप आराम से समझ गए होंगे। और फिर भी नहीं है तो देखो Na का मास कितना होता है, Na छोड़िए मैं वो 11 नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, तो इसका मास होता है 23, और Cl जो है वो 17 नंबर पे आता है और इसका मास होता है शायद 35 के आसपास। तो अब देखो यहाँ पर 23 और 35 कितने होंगे, 5 और 3 8, 3 2 5 और 1 6, 68 हो रहा है टोटल यहाँ पर। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऐसे आपको समझाने के लिए। तो 68 हो रहा है। अब यहाँ पर मास कैलकुलेट करो तो यहाँ पर सोडियम का कितना है 23, क्लोरीन का कितना है 35, तो यहाँ पर भी क्या होगा 68 ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ मास का योग 68 हो रहा है तो यहाँ पर 65 हो, थोड़ा बहुत पॉइंट हो सकता है लेकिन इतना फर्क नहीं रहता है। द्रव्यमान हमेशा नियत फिक्स रहता है, सुरक्षित रहता है, उसको हम कभी तो ना तो उसका ह्रास होता है ना उसको नष्ट कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं यहाँ 68 था तो आगे नष्ट होकर यहाँ पर 50 रह गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं हो सकता यहाँ 68 है तो यहाँ पर 80 हो गया, नहीं, ना तो सर्जित होगा ना नष्ट होगा, द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहेगा कोई भी रिएक्शन के अंदर, जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आशा करता हूँ यार आप आराम से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपना है स्थिर अनुपात का नियम, आपकी बुक के अंदर उसको हम पढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपना है इसके अंदर नियम स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार होता क्या है कि कोई भी जो अपना यौगिक है, कोई भी तत्व यौगिक जो बनता है, उसमें जो तत्व से मिलकर यौगिक बनता है तो उसके अंदर उनका जो अनुपात है वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कि अपना यौगिक एक लेते हैं H2O, ठीक है, अपना एक यौगिक है H2O, यानी कि साधारण भाषा में हम क्या बोलते हैं इसको, जल पानी। ठीक है, H2O के अंदर इसका जो अनुपात है, इसके जो तत्व हैं जो अंदर, इसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो तत्व हैं। तो इनके जो द्रव्यमान का अनुपात है, द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात रेशियो जो है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, वो हमेशा नियत रहता है। क्या होगा, उसका द्रव्यमान का जो अनुपात है वो हमेशा नियत रहेगा। अब देखो कैसे, H2O जो है, H2O में देखो हाइड्रोजन जो है वो 1 नंबर पे आता है तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है वो इसका डबल करने पर 16 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2:16। अगर मैं इसको काटूं तो ये आएगा 1:8। तो अगर अपन H2O कहीं से भी देखेंगे, कभी भी H2O लेंगे तो उसके जो द्रव्यमान है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर जो तत्व है उनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:8, इनका जो रेशियो है वो 1:8 है, वो हमेशा रहेगा। भले ही जल आपने कहीं से लिया हो, भले ही ऑक्सीजन आपने कहीं से ली हो, लेकिन अगर आप जल बना रहे हो तो उसमें रेशियो यही काम आने वाला है 1:8। ठीक है ना, 1:8 होने वाला है रेशियो जल और ऑक्सीजन का। भले ही आपने जल महासागर से लिया है, समुद्र से लिया है, मटकी से लिया है, लोटे से लिया है, और ऑक्सीजन भले वातावरण से लिए, कमरे से लिए, सिलेंडर से लिए, कहीं से भी लिए, लेकिन जल और ऑक्सीजन मिलके जब वाटर बनाएंगे तो उसके अंदर इन दोनों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो 1:8 ही रहने वाला है। इसका मतलब अनुपात जो है किसी भी यौगिक का वो स्थिर रहता है हमेशा। स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि कोई भी द्रव्यमान, कोई भी यौगिक बनेगा तो उनके अंदर जो तत्व है उनके द्रव्यमानों का अनुपात जो है, रेशियो जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये था स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद अपने केमिस्ट्री के महान विख्याता डाल्टन साहब आते हैं इस युग में और वो अपने कुछ रूल देकर जाते हैं, 6 नियम देकर जाते हैं।
वो 6 नियम आपकी बुक में है, उसको मैं एक बार आपको फटाफट से समझा देता हूँ उनका मीन्स, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। तो स्थिर अनुपात के नियम के बाद अपने डाल्टन साहब आते हैं। इस युग के अंदर डाल्टन साहब का प्रवेश होता है और वो 6 बातें हमको बताकर जाते हैं। क्या 6 बातें हमको बताकर जाते हैं? वह 6 बातें कौन सी है वो अब हम समझ लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। फिर डाल्टन साहब की 6 बातों को एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। तो डाल्टन साहब ने पहला बोला कि सभी द्रव्य परमाणु जो है वो परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जो कोई भी द्रव्य पदार्थ है, जो द्रव्य पदार्थ है, कोई भी जो परमाणु है वो सब क्या होते हैं, परमाणु से निर्मित होते हैं, ठीक है। वो किससे मिलकर बनते हैं, परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ये थी डाल्टन साहब की पहली बात कि कोई भी पदार्थ है, चाहे कोई भी पदार्थ, हम, फोन, घड़ी, कॉपियां, किताब, मकान, मिट्टी, रेत, जो भी है, एवरीथिंग, वो सारे क्या है, परमाणुओं से निर्मित होते हैं। कोई भी द्रव्य पदार्थ है वो परमाणुओं से निर्मित होता है। फिर सेकंड बात इन्होंने बोली कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु क्या होता है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उसको हम बना सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। परमाणु क्या है, परमाणु अविभाज्य, ये तो मैंने पहले ही बताया, अविभाज्य यानी जिसको हम और आगे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। अविभाज्य सूक्ष्मतम सबसे छोटा कण है, जो जिसे हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन के अंदर न तो हम बना सकते हैं उसको, न तो हम बना सकते हैं और न ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते। इसका मतलब परमाणु जो है वह अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जिसको हम न तो बना सकते हैं और न ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो परमाणु कैसा, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा से छोटा सूक्ष्मतम कण है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिन तत्वों से वो यौगिक बना है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, तो भिन्न भिन्न तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। भिन्न भिन्न तत्वों के मतलब जो परमाणु द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न होंगे। जैसे कि अपना H2O है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान अलग होगा, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान अलग होगा, ठीक है। ये है अपना तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि किसी भी रिएक्शन में या फिर किसी भी पदार्थ में तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में या किसी भी पदार्थ के जो परमाणुओं से मिलकर बना है उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वो सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है कि किसी भी रिएक्शन में कोई भी जो यौगिक है उसमें जो तत्वों से मिलकर जो यौगिक बना हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनता है, तो वो एक फिक्स अनुपात के अंदर संयोग करके यौगिक बनाएंगे, ठीक है। उनका एक फिक्स अनुपात होगा। तो देखो फिक्स अनुपात में कैसे संयोग करेंगे कि जैसे कि H2O है, तो यहाँ पर देखो ये H2O के यहाँ पर ये जो 2 है ना, वो क्या है, एक फिक्स अनुपात की संख्या है। यहाँ पर हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में ही संयोग करके यौगिक बनेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि H यहाँ पर आधा लिख दिया फिर HO लिख दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। H2O होगा या फिर H1O हो सकता है, H3O हो सकता है, जो भी पॉसिबल है, लेकिन हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। पॉइंटों वाली संख्या कभी नहीं आएगी, हमेशा पूर्ण संख्या के अनुपात में ही संयोग होगा और वहां से यौगिक बनेगी। पॉइंट वाली संख्या कभी नहीं आएगी। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो एक ही तत्व होगा, जैसे कि इस H2 में H है, तो इस तत्व के सारे रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म सारे समान होंगे और अलग अलग तत्वों के रासायनिक भौतिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। तो ये कुछ 6 पॉइंट थे डाल्टन साहब के, जो मैंने आपको समझाने की ट्राई की और बुक के अंदर भी लिखे हुए, आप वहां से आराम से पढ़कर समझ भी सकते हैं। तो ये थे 6 पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। इसको आप साफ लीजिए फटाफट कॉपी में।